नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको बताएंगे कैसे गाजा में इजराइल की फोर्स 6 फीट नीचे मौत की डिलीवरी कर रही है। हमास पर अग्नि वर्षा हो रही है। 10 मिनट में 28 रॉकेट दागे गए हैं और अब नेतन्याहू की फौज 3 किलोमीटर अंदर टैंक लेकर घुस गई है। इसी पर सबसे पहले हमने एक विस्फोटक कुंजी तैयार की है। उसके बाद इजराइल का प्लान FFF, फाइंड, फिक्स और फिनिश। इस योजना के बाद हमास की ताकत कही जाने वाली उसकी सुरंगें कैसे उसकी कब्रगाह बन जाएंगी, ये भी आपको समझाएंगे। इसके बाद केरल ब्लास्ट की बात, जिसे लेकर एक बड़ा सवाल ये कि इस धमाके में हमास का क्या कनेक्शन है। आज इस खबर में कुछ बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और अब आरोपी मार्टिन का दुबई कनेक्शन भी निकल कर आया है। इस पर भी हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को 6,000 करोड़ का गिफ्ट दिया। 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे पीएम ने मेहसाणा में रोड शो भी किया। फिर करीब 6,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बनासकांठा और अंबाजी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। चुनाव से भी जुड़ी एक बड़ी खबर है। आज मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक दिग्गजों ने नामांकन किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पाटन सीट से अपना पर्चा भरा। एमपी में 17 नवंबर और छत्तीसगढ़ में पहले फेज में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आज सत्ता में आपके लिए दिल की सत्ता से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर है। अगर आप कभी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करें तो सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों के लिए खतरे का एक अलार्म बजा है, जिसे सुनना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। आज आतंकवादियों ने पुलवामा में यूपी के रहने वाले मुकेश नाम के एक मजदूर की हत्या कर दी। 24 घंटे में यह दूसरा आतंकवादी हमला है। कल आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक इंस्पेक्टर को गोली मारी थी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको गाजा में हमास पर इजराइल की अग्निवर्षा की एक वीडियो रील दिखाते हैं। चौबीस दिन बाद भी गाजा पर इजराइल के जोरदार हमले। במהלך הלילה הרחבנו את כניסת כוחות צה"ל לרצועה, והם הצטרפו לכוחות שכבר נלחמים. एयर स्ट्राइक के साथ जमीन से भी प्रहार। לכן אנחנו חייבים לנצח את החמאס, כי המבחן הוא מבחן גם קיומי שלנו. हमास दिखा रहा दम। तेल अवीव पर रॉकेट अटैक। स्पेशल फोर्स ने संभाली कमान। गाजा में अब टनल वॉर। אנחנו פוגעים חזק באויב גם בפנים, בכניסה לתוך רצועת עזה. हिजबुल्लाह का सीक्रेट प्लान, बड़े हमले की तैयारी। वॉर जोन का हर अपडेट TV9 एक्सक्लूसिव। वो देखिए इस वक्त, और अमित देखो देखो वो देखो, और इस वक्त देखिए वहां पर रॉकेट दागे गए हैं। गाजा की तरफ से इस समय दर्जनों रॉकेट दागे गए। अमित अगर आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा हूँ, इसमें देखिए और लगातार रॉकेट जाए जा रहे हैं, एक के बाद एक, इस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, जो 24 दिन बाद भी जारी है। ना मिसाइल हमले रुक रहे हैं, ना बमबारी रुक रही है। सबसे पहले आपको वॉर जोन से 4 आए धमाकेदार वीडियो दिखा देते हैं, जिसमें हवाई हमले भी हैं, जमीनी युद्ध के सबूत भी हैं, हमास का रॉकेट अटैक वाला दमखम भी दिख रहा है। इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह युद्ध किस ओर जा रहा है।
हालांकि इजराइल की ओर से जारी इस विध्वंस और बारूदी वर्षा के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आमने सामने की लड़ाई की, जो गाजा की सुरंगों में इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच पिछले 3 दिनों से जारी है। ये युद्ध का सबसे अहम मोड़ है क्योंकि हमास की सबसे मजबूत ताकत उसकी सुरंगों का जाल है और यही इजराइल की सेना के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। सत्ता में अब हम अंडरग्राउंड ऑपरेशन वाली चुनौती की चर्चा करेंगे और इजराइल सेना की टनल वॉर यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। सुरंग के अंदर इजराइल की सेना का लक्ष्य है फाइंड, फिक्स एंड फिनिश, मतलब दुश्मन को खोजो, उसके बाद टारगेट बनाओ और फिर खत्म कर दो। इसके लिए भूमिगत सुरंगों के अंदर का पूरा एक नक्शा तैयार किया गया है ताकि हमास के सीक्रेट ठिकानों की सटीक लोकेशन का पता चल सके। इजराइल की सेना की पहली कोशिश है हमास के टॉप मिलिट्री कमांडर्स के ठिकानों का पता लगाना और फिर उसको बर्बाद कर देना। उसके बाद सुरंग के अंदर मौजूद हमास के हथियार भंडारों का पता लगाना, उसे नष्ट करना ताकि इजराइल की सेना को कम से कम नुकसान हो। हमास के लड़ाके हथियार विहीन होकर खुद ब खुद सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हमास की सुरंगें किसी अभेद्य किले से कम नहीं है, इसलिए इजराइल की तैयारी बड़ी है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है, जिसमें से एक बंधक ने बताया कि कैसे सुरंग के अंदर मौजूद हमास की साजिशों का जाल बहुत जटिल है। एक बंधक ने रिहाई के बाद बताया कि सुरंग के अंदर कई छोटे छोटे खंड हैं। सुरंग के बाहर कई किलोमीटर तक गीली मिट्टी वाला रास्ता है ताकि इजरायली सेना के टैंक आसानी से यहां तक नहीं पहुंच पाएं। सुरंग में मकड़ी के जाल जैसा नेटवर्क है। बंधकों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर अलग अलग सुरंगों में रखा गया है क्योंकि हमास को मालूम है कि इजराइल की सेना की पहली कोशिश बंधकों को बचाने की होगी। गाजा की सुरंगें 70 से 100 फीट गहराई तक बनी हुई हैं। खास बात यह है कि कई ऐसी सुरंगों के रास्ते घरों, मस्जिदों और स्कूलों के फर्श के नीचे हैं। इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास के लड़ाके गाजा के भीतर घरों और गलियों के बीच अदृश्य रूप से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। बताया जाता है कि कुछ सुरंगें तो इतनी बड़ी हैं कि इसमें बड़ी बड़ी गाड़ी तक फिट हो जाती हैं और कई सुरंगें इतनी छोटी हैं जिसमें कोई इंसान सिर्फ रेंग कर चल सकता है। इसलिए जमीनी युद्ध में इजराइल की सेना के लिए किसी अग्नि परीक्षा से ये हालात कम नहीं है। यही वजह है कि इजराइल ने पहले मिसाइल, फिर स्पॉन्ज बम, बंकर बस्टर बम से सुरंगों को ध्वस्त किया। अब सेना सुरंग के अंदर हाईटेक तैयारी के साथ घुस रही है। इजरायली सेना की ऑक्टेस कैनाइन यूनिट का रोल इसमें बहुत खास है। ये अंडरग्राउंड ऑपरेशन में माहिर है। इस यूनिट के पास ट्रेन डॉग्स होते हैं जो जमीनी लड़ाई में मददगार साबित होते हैं। विस्फोटकों का पता लगाने के लिए इजराइल की सेना कैसे खुद को बचाते हुए सुरंग में आगे बढ़ रही है, इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले सुरंग की लोकेशन को फिक्स किया जाता है। उसके बाद सेना के जवानों को अंडरग्राउंड सुरंग में प्रवेश के लिए कहा जाता है। सेना की एक खास यूनिट नेविगेशनल गियर, थर्मल नाइट विजन गॉगल्स के साथ इसके अंदर जाती है। इसके बाद खास रोबोट भी होते हैं जो सैनिकों को खतरे में डाले बिना सुरंग का नक्शा बनाते हैं। हमास के लड़ाकों से बचने के लिए पहले मोर्चे पर रोबोट्स को ही भेजा जाता है। ग्राउंड रोबोट रिमोट से नियंत्रित होते हैं। ये मशीन गन, ग्रेनेड से भी लैस होते हैं। ये रोबोट एक बटन दबाने पर घात लगाकर छिपे हमास के लड़ाकों को खत्म भी कर सकते हैं। हमास की ताकत और शातिर चाल को देखते हुए इजराइल की सेना ने भी हाईटेक तैयारी की है जो हमास की साजिश के जाल को तोड़ने में कारगर साबित हो सकती है। इजराइल की सेना सुरंग में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे सुरंग में इंसान कहां छिपे हुए हैं। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि सुरंग में हमास के हथियार, विस्फोटकों के भंडार कहां पर है। दरअसल हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर जमीन के नीचे या पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं का विश्लेषण करता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आधार पर पहचान करता है। आपको बता दें ये सेंसर उंगलियों के निशान को स्कैन कर इंसानों की पहचान करते हैं। अब इस हाईटेक तैयारी के बावजूद इजराइल की सेना की मुश्किलों को भी समझ लीजिए। हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर की अपनी सीमाएं हैं। ये किसी बड़ी सुरंग में तो काम कर सकते हैं लेकिन सुरंग खंड के अंदर की जानकारी नहीं दे सकते, खास तौर पर उन खंडों की जानकारी जिसे हमास ने कंक्रीट से बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात, सेंसर हमास लड़ाकों और बंधकों के बीच अंतर नहीं कर सकते। ये सेंसर सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इस जगह पर कोई इंसान है, लेकिन वो हमास के लड़ाके हैं या फिर बंधक, ये सुनिश्चित करना इजराइल की सेना के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। तो ये तो बात हुई ग्राउंड ऑपरेशन की जहां आमने सामने की टक्कर हो रही है, लेकिन हवाई हमलों में इजराइल बहुत भारी है। लगातार हमास के ठिकानों को टारगेट बनाकर बमबारी की जा रही है। गाजा का बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। आईडीएफ ने गाजा पर 10 मिनट में 28 रॉकेट दागे। 24 घंटे में हमास के 600 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जिसमें हमास के कई एम्यूनेशन डिपो भी तबाह हो गए।
हमास के कई लड़ाके मारे गए। गाजा में हमास पोस्ट पर 20 से ज्यादा लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गाजा इंसानों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। अब तक यहां 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 40% सिर्फ बच्चे हैं। अब तक 3195 बच्चों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है। 1000 बच्चे लापता हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह कहकर टेंशन और बढ़ा दी है कि यह युद्ध एक लंबा और मुश्किल युद्ध हो सकता है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे यह जंग अब और भी भयानक रूप लेती जा रही है। इस वक्त देखिए, इस वक्त अमित देखिए, और इस वक्त देखिए गाजा में एयर स्ट्राइक होते हुए एकदम जो एक लग रहा है जैसे कि पूरी रोशनी इस वक्त गुजर रही है। इस वक्त पूरी रोशनी गुजर रही है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। अमित कोशिश कर रहे हैं वो दिखाने के लिए। और देखिए इस वक्त गाजा में जो गिर रही है एयर स्ट्राइक जो हो रहा है, और उस एयर स्ट्राइक की तस्वीरों को देखिए। एयर स्ट्राइक की वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। और जिस वक्त देखिए अभी गाजा की तरफ से पहले रॉकेट दागे गए थे और उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की तरफ से इस वक्त जो मिसाइल से एयर स्ट्राइक किया गया उसकी तस्वीरें आपने देखी। तरफ से एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें इस वक्त लाइव आप देख पा रहे हैं। और उन लाइव तस्वीरों को देखिए, लगातार जो एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। और देखिए जैसे आसमान से एक बहुत बड़ा आग का गोला गिरता हुआ दिख रहा है, वो इस वक्त मैं कैमरे पर देख पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे और ये देखिए एक और लगातार एयर स्ट्राइक चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले गाजा की तरफ से हमले हुए थे और अब देखिए इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही है आपको, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक रोशनी का महापिंड गाजा में गिर रहा हो और उसके बाद की जो तबाही है वो भी कैमरे पर कैद। और देखिए एक और, इसका मतलब है कि लगातार जो एयर स्ट्राइक चल रहे हैं, दर्जनों एक के बाद एक दर्जनों एयर स्ट्राइक इस वक्त जारी है। और उसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दर्जनों लगातार एक के बाद एक एयर स्ट्राइक को हमारे कैमरा सहयोगी अमित ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। צה"ל ממוקד עכשיו רק בדבר אחד, ניצחון, פירוק חמאס, פגיעה בכמה שיותר מפקדים של האויב, כמה שיותר לוחמים של האויב, כמה שיותר תשתיות של האויב. המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. بجيب لي في الخير، كله بتحب يصير هدنه، يعني معي خسائر، معي ارواح بتروح، معي بني ادمين، بضلش غزه، فيش غزه. And I reiterate my appeal for an immediate humanitarian ceasefire, the unconditional release of all hostages. तो गाजा के साथ वेस्ट बैंक में भी इजराइल और हमास की जंग तेज होती जा रही है। जेनिन में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। 30 से ज्यादा आर्मर्ड वाहनों के जरिए एक साथ हमला किया गया। इससे पहले वेस्ट बैंक के जेनिन में एयर स्ट्राइक भी की गई जिसमें कई इमारतें तबाह हो गई। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल का बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। रिफ्यूजी कैंप पर बुलडोजर चलाए गए। इजराइल को शक है कि रिफ्यूजी कैंप में हमास लड़ाके छिपे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में जेनिन में हमास के 4 लड़ाकों को मार दिया गया, जिसमें 25 साल के आमिर अब्दुल्ला, 28 साल का नवरस इब्राहिम जिदान, 27 साल का वीएम अहमद और 23 साल का मूसा खालिद शामिल है। इन सब की तस्वीरें भी जारी की गई। दरअसल इजराइल का दावा है कि जेनिन में हमास के कई लड़ाके छिपे हुए हैं। सबको खत्म करने के लिए इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक से अब तक 1030 संदिग्धों को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्धों में 700 से ज्यादा हमास से जुड़े लोग। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में जेनिन शहर है, जहां कई शरणार्थी शिविर हैं। ये जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर जमीन का वो हिस्सा है जिसको इजराइल ने 1967 में 6 दिनों तक चले युद्ध में जॉर्डन से छीन लिया था। हालांकि अब इसके कब्जे को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद है। यहां पर पिछले कुछ दिनों से इजराइल का एक्शन लगातार जारी है। हमास भी यहां पर सक्रिय है। इस लड़ाई का एक सबूत तब देखने को मिला जब इजराइल की सेना के एक्शन के दौरान पथराव शुरू हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है
जिसमें कुछ लोग सेना की गाड़ियों पर पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इजराइल ने कई विशेष योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें से एक है पॉकेट युद्ध। मतलब ये कि टुकड़ों टुकड़ों में हमास को खत्म करना। खासतौर पर जमीनी लड़ाई में ये योजना कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए इजराइल की सेना ने नॉर्थ गाजा के छोटे छोटे शहरों को चुना है। आपको बता दें कि गाजा में 2 किलोमीटर अंदर तक टैंक घुस चुके हैं। आज एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें इजराइल की सेना के टैंक सलाह अल दिन रोड तक पहुंच गए थे। ये वही रोड है जो गाजा के बीचों बीच है। बताया जा रहा है ये इजराइल की पॉकेट युद्ध वाली योजना का हिस्सा है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और आईडीएफ लगातार एक एक इंच पर आगे बढ़ रही है। इस वक्त गाजा 3 हिस्सों में बंट गया है। अभी तक आप उत्तर और दक्षिण गाजा के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये जो 3 हिस्से हैं वो 3 अलग अलग पॉकेट में हैं। यानी एक पॉकेट ऐसा है जहां पर आईडीएफ का लगभग में पूरी तरह से कब्जा है, यानी आईडीएफ जहां पर अपने को सुरक्षित भी महसूस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक हिस्सा ऐसा है जहां पर आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ से पलटवार हो रहे हैं। वहीं तीसरा हिस्सा ऐसा है जहां पर अभी तक आईडीएफ पहुंच नहीं पाई है, जहां पहुंचने के लिए अभी कई दिन और लगेंगे। מיטב הלוחמים והמפקדים מאומנים ומוכנים היטב, פועלים כעת בעזה. פגשתי אותם בימים האחרונים. גם ביממה האחרונה המשכנו לתקוף, להשמיד מפקדים בארגון הטרור חמאס, לפגוע בפעילים. הפעילות הקרקעית בשטח רצועת עזה נמשכת ומתעצמת. כוחות יבשה, אוויר וים פעלו היום בעזה וחיסלו מחבלים רבים. לצד פעילות כוחות היבשה, אנחנו ממשיכים בתקיפות מסיביות מהאוויר, קודם כל इस समय हमास को हर चीज़ से खतरा है, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमास को हर वो एक्शन जो इजराइल लेता है वो इस समय उसके लिए खतरनाक, घातक है। बट जब हम पॉकेट युद्ध की बात करते हैं, बेसिकली इट अमाउंट्स टू कि छोटी छोटी अलग अलग जगहों पर साइमल्टेनियस अटैक, कि आपको ये रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए कि अगर आपके 600 ठिकाने हैं और 600 पर इकट्ठे एक बार में वॉर आ रहा है और स्ट्राइक आ रहा है, ये हमास के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और गाजा बॉर्डर से मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, अब से कुछ देर पहले जो आपने तस्वीर दिखाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, विनाशक थी। सीधे लाइव जो रॉकेट्स थे उनसे फायरिंग की जा रही थी। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, और आपको लग रहा है कि अब ये जो ऑपरेशन रात में ज़्यादातर देखने को मिल रहा था, अब वो दिन में भी तेज़ होता जा रहा है? बिल्कुल राहुल जी, चूंकि मैं खुद चश्मदीद था और अंतरिक्ष से मानो जैसे उल्कापिंड गिर रहे हों उस तरह की अग्नि वर्षा हो रही थी। वो तस्वीरें आपने दुनिया भर के दर्शकों को दिखाई हैं। कितनी तबाही हुई होगी ये सोचकर अभी भी रोम रोम सिहर उठता है। इस बीच राहत की केवल एक छोटी सी खबर है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि कुल 108 ट्रक जो हैं वो राहत सामग्री लेकर अब तक पिछले 8 दिनों में पहुंचे हैं गाजा के अंदर, और आज 28-30 के करीब ट्रक गए हैं अंदर, और लगातार इस हफ्ते ट्रक जाएंगे। तो खाने पीने का सामान, मेडिकल के सामान, ये सब गाजा में खास करके साउथ गाजा तक जा पाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि नॉर्थ गाजा में जिस तरह की अग्निवर्षा आज हमने देखी, आपने बिल्कुल सही कहा, अब तक हम रात में केवल देखते थे, अब दिन में हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है उससे तो मुझे डर लग रहा है कि आज रात जो है वो वाकई क़यामत की रात होगी,
अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि महज 15 से 20 मिनट के अंदर मैंने खुद कम से कम 50 तो गिने और उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। तो आप सोचिए कि अगर इस इंटेंसिटी के साथ स्ट्राइक हो रहे हैं और उसका इतना ज़्यादा विध्वंस होता जा रहा है, तो फिर वैसी स्थिति में रात में जब ये इंटेंसिटी बढ़ेगी और फिर कल का दिन जो आएगा तो फिर कितनी तबाही मचेगी। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, अपना ध्यान रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। हमास के बाद बात करते हैं इजराइल के उस दुश्मन की जो हमास की तरह ही खुलकर सामने तो लड़ रहा है, जो इस युद्ध में पूरी तरीके से हमास के साथ दिख रहा है। आप समझ गए होंगे, हम हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजराइल की सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है, लगातार हमले कर रहा है, बड़े हमले की धमकी दे रहा है। अब हिजबुल्लाह के चीफ नसीरुल्लाह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक कॉरिडोर के सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 12 सेकंड के इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। सामने लिखा है हिजबुल्लाह आर द विनर्स, मतलब हिजबुल्लाह विजेता हैं। कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में हिजबुल्लाह की हिमाकत को भी आप देख लीजिए। בצפון, במהלך היום בוצעו מספר שיגורים משטח לבנון לשטח ישראל. כוחות צה"ל השיבו באש לעבר מקורות הירי ותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. और सत्ता में अब केरल में एक दिन पहले हुए उस सीरियल ब्लास्ट की बात जिसमें हमास, पीएफआई और दूसरे आतंकी संगठन से लेकर दुबई कनेक्शन आने से सुरक्षा एजेंसियों को बहुत सारे सवाल परेशान कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या केरल में सीरियल ब्लास्ट का इजराइल हमास के युद्ध से कोई कनेक्शन है? क्या केरल के एर्नाकुलम में धमाके और केरल के मल्लापुरम में हमास कमांडर की वर्चुअल रैली का कोई लिंक है? आखिर हमास, पीएफआई या कोई दूसरा आतंकी संगठन, इस वक्त कौन कौन से नाम जांच एजेंसियों की रडार पर? इन सवालों के पीछे वजह है एक वीडियो जो सिर्फ 3 दिन पुराना है और पूरे देश में चर्चा का विषय है। यह वीडियो केरल के मल्लापुरम में हमास के समर्थन में निकाली गई एक रैली का है, जिसका आयोजन जमात इस्लामी की ओर से किया गया था और इस रैली में हमास के कमांडर खालिद माशेल का वर्चुअल संबोधन भी हुआ। वो हमास जिसने इजराइल को 7 अक्टूबर को खून कर दिया था। उसी हमास के समर्थन में 27 अक्टूबर को एक रैली निकाली गई। हमास के नेता खालिद मशेल ने पूरे 7 मिनट उस रैली में भाषण दिया, केरल के मुसलमानों को संबोधित किया, बुलडोजर और हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ फेंकने के नारे लगाए गए। इसके अलावा इस रैली में रंगभेदी यहूदीवाद के नारे भी लगाए जाते रहे और फिर इसी रैली का विरोध ईसाई धर्म से जुड़े यहोवा समुदाय की ओर से किया भी गया। इसके ठीक 2 दिन बाद एर्नाकुलम में कलामसेरी के एक कन्वेंशन सेंटर था, उसमें यहोवा समुदाय का एक कार्यक्रम होना था। फिर प्रार्थना सभा के दौरान 3 धमाके हुए और कई लोगों की इसमें मौत हुई। इससे सवाल ये कि क्या हमास के समर्थन में निकाली गई रैली का विरोध करने की वजह से यहोवा समुदाय के कार्यक्रम में धमाके किए गए? इस सवाल के जवाब में जांच एजेंसियों और केरल पुलिस के पास अगर कुछ है तो वो है एक चेहरा जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। डोमिनिक मार्टिन वो शख्स है जिसने केरल में सीरियल धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए त्रिशूर जिले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उससे पहले उसने बाकायदा फेसबुक लाइव भी किया। डोमिनिक ने खुद को ईसाइयों के यहोवा समुदाय का ही बताया, लेकिन फिर भी यह कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। सवाल ये कि अगर डोमिनिक मार्टिन यहोवा समुदाय से है तो उसने अपने ही समुदाय के लोगों को क्यों मारा? जब पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में लगी हुई है, उसे इस बीच में मार्टिन का दुबई कनेक्शन भी मिल गया। पता चला है कि डोमिनिक मार्टिन 15 साल तक एक मुस्लिम मुल्क दुबई में रहकर आया है। मार्टिन 15 साल दुबई में इलेक्ट्रीशियन का काम कर चुका है और वो इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाना जानता है। डोमिनिक मार्टिन 2 महीने पहले ही दुबई से भारत लौटा था और केरल में रहकर अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाता था। अब पुलिस मार्टिन के परिवार के साथ उसके संपर्क में रह रहे लोगों से भी पूछताछ कर रही है और उसकी जिंदगी के पुराने पन्ने भी पलट रही है जिनका कनेक्शन दुबई से है। सवाल यह कि कहीं मार्टिन दुबई में किसी कट्टरपंथी संगठन के संपर्क में तो नहीं था, कहीं मार्टिन का ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया था। पुलिस जानना चाहती है कि डोमिनिक मार्टिन को आईडी विस्फोटक कहां से मिला, बम बनाना कहां से सीखा, क्या उसकी किसी ने मदद की, धमाके के लिए किसी ने मार्टिन को आदेश दिया था, हमास के समर्थन में रैली और धमाके की टाइमिंग में क्या कोई रिश्ता है?
जांच एजेंसियों की नजर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के एंगल पर भी है, क्योंकि केरल पीएफआई का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। कहीं बैन लगाने के बाद पीएफआई फिर से केरल में सिर उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस अगर मगर के बीच हम आपको इस खबर पर एक न्यूज रील भी दिखा देते हैं, जिसमें आपको केरल ब्लास्ट की पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। मार्टिन के घर पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन से आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, ये जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं, इसी फर्स्ट फ्लोर पर डोमिनिक मार्टिन का परिवार पिछले 5 साल से यहाँ पर किराए पर रह रहा था। 2 महीने पहले डोमिनिक मार्टिन जो है वो दुबई से वापस लौटा था हिंदुस्तान। दरअसल उसकी बेटी को डेंगू हुआ था और उसके बाद से वो अपने परिवार के बीच ही यहाँ पर रह रहा था। ये घर देखिए, यहाँ पर जो परिवार है उसने डोर अंदर से लॉक किया हुआ है। मीडिया से बात कतई नहीं करना चाहता है परिवार, लेकिन जो मकान मालिक हैं उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे रविवार की सुबह डोमिनिक मार्टिन अचानक अपनी स्कूटी पे घर से बाहर निकलता है। पत्नी ने कहाँ जा रहे हो ये पूछा, लेकिन डोमिनिक ने इसका कोई स्पष्ट जवाब उनको नहीं दिया। उसके कुछ देर बाद रविवार सुबह कन्वेंशन हॉल के अंदर सुबह 9:20 पर पहला ब्लास्ट होता है और उसके बाद फेसबुक पर बेहद ही नाटी के ढंग से डोमिनिक मार्टिन अपना गुनाह कबूल करता है। टाइम वो प्रार्थना था, गाना का बाद प्रार्थना, उसने सब कटा था। एकदम साउंड उधर आया, आग में आ गया। कितने ब्लास्ट हुए थे? 3 ब्लास्ट। He is asked why he is allowing the Hamas to openly, Hamas, which is a terrorist organization that has just 10 days ago killed thousands of people in Israel, beheaded children, raped women, kidnapped old and elderly women. And when he's asked why he's allowing them to come to Kerala through a video and address people and the youth and allow them to be radicalized, he says, I am communal. अब सत्ता में हम अपने सभी न्यूज़ मित्रों से आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रहे हैं। क्या आप कोरोना की किसी भी लहर से संक्रमित हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप कोरोना से अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं? क्या कोरोना से ठीक होने के बाद आप फिर अपने मेहनत वाले रूटीन पर लौट रहे हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो थोड़ा सा रुक जाइए। आपके लिए पहली बार एक सरकारी चेतावनी जारी की गई है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप कोरोना पीड़ित रहे हैं तो आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करने के लिए एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। दावा किया गया है कि देश में तेजी से बढ़े हार्ट अटैक के मामलों की वजह कोरोना वायरस है। यह दावा किसी और ने नहीं किया, बल्कि खुद इस देश के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोरोना हुआ उन्हें ज्यादा मेहनत करने से बचना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीएमआर की एक स्टडी का भी हवाला दिया। दिल वाले इस खतरे की बात करना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के अलग अलग शहरों से हाल ही में गरबा के दौरान कई हार्ट अटैक के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें यह दिखाई दिया कि कैसे लोग नाचते गाते हुए जमीन पर गिर गए और फिर अचानक से आए साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। अब इस साइलेंट हार्ट अटैक के लिए कोरोना को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। यानी कोरोना तो आपके शरीर से बेशक चला गया हो, लेकिन हो सकता है कि जाते जाते वो अंदर से आपके शरीर और आपके दिल को इतना कमजोर करके गया हो जो आपके लिए खतरनाक है। हम सबसे पहले आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पूरा बयान सुनाते हैं, उसके बाद आपके दिल से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी कुंजी खोलेंगे। આઈસીએમઆરે હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે। એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે યાनी કે શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ તાકી હાર્ટ એટેકની ઘટનાથી બચી શકાય। वैसे आईसीएमआर जैसे भारतीय संस्थान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साइलेंट हार्ट अटैक को लेकर कई स्टडी की गई हैं।
आज इस खबर पर सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें एक ऐसी ही स्टडी के बारे में पता चला जो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में शरीर पर कोविड के दुष्प्रभाव को लेकर एक रिसर्च की गई, जिसमें हैरान करने वाला यह तथ्य पता चला कि कोरोना के बाद से दिल के मरीजों की संख्या 14 से 15% तक बढ़ गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि कोरोना से रिकवरी के बाद मरीजों के खून में क्लॉटिंग हो रही है, यानी थक के जम रहे हैं। इससे नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज की वजह से हार्ट तक खून की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती, हार्ट पूरी तरीके से पंप नहीं कर पाता और धीरे धीरे दिल तक ऑक्सीजन कम होने लगती है और फिर ये ब्लॉकेज ही हार्ट अटैक की बड़ी वजह बन जाते हैं। खून का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर के लिए वैसे तो फायदेमंद है, लेकिन अगर ये क्लॉटिंग शरीर के अंदर नसों में बननी शुरू हो जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। आपने गौर किया होगा कि चोट लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग से ही खून जम जाता है और इस वजह से चोट से खून आना बंद हो जाता है। इस स्थिति में क्लॉटिंग शरीर के लिए फायदेमंद साबित होता है, लेकिन जब ये क्लॉटिंग नसों में होने लगे तो ये खतरे का अलार्म है। इसलिए इसके लक्षण भी समझने की जरूरत है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगे, लगातार खांसी आने लगे, छाती में तेज दर्द होने लगे, अगर कहीं पर त्वचा का रंग बदलने लगे या फिर शरीर के किसी अंग में सूजन आने लगे तो तुरंत सावधान होना जरूरी है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग के संकेत हो सकते हैं और कोरोना के बाद इसका खतरा और भी ज्यादा हो गया है। इस खतरनाक अलार्म को आप कैसे सुन सकते हैं और क्या कोरोना ही दिल का असली दुश्मन है, इस पर हमने कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की है। उन्हें भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। ये पोस्ट कोविड ऐसा देखने में आया था कि जिन लोगों को जो लोग वल्नरेबल हैं या रिस्क फैक्टर जिनके पास हैं फॉर कार्डियक डिसीज, वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं जिनको कोविड हुआ है। जिनको कोविड हुआ था उनको सब्सिक्वेंटली एमआई हुआ और जिन पे हिस्ट्री थी कि उनको कोविड हुआ था। और वायरल इन्फेक्शन में वायरल मायोकार्डाइटिस का इंसिडेंसेस बढ़े हैं। तो इफेक्ट तो हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि उसको हम एक ऐसा इशू बना दें कि लोग इस बात से, जो लोग कोविड हुआ था वो लोग सब घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। इस तरह का पैनिक हमें करने की कोई जरूरत नहीं है या पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको वाकई इस स्थिति में आप पहुंचे हैं और खासतौर से आपको कोविड हुआ है तो एक उम्र के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। खासतौर से जिम एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो वो खासतौर से नुकसानदायक होगी। लेकिन इस सब में देखिए, सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया। अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।